हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडयाल। तो देखिए, समय का पता नहीं चला और आज हम अपनी नेक्स्ट एज शुरू करने जा रहे हैं, रोमांटिक एज। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली जो भी एजेस ली, जो भी राइटर्स किए, वर्क किए, पूरी स्ट्रैटेजी देखी हमने, वो वैसे ही हम इस एज को भी करेंगे। ठीक है, तो एज को शुरू करने से पहले मैं अगेन कह देना चाहती हूँ, एक तो हर लेसन को सीक्वेंस में देखना इस एज के, और दूसरा, जब आप सीक्वेंस में देख रहे हो, मैं क्लास में जो पढ़ा रही हूँ उसे अच्छे से करना, और उसके साथ साथ जो जो मैंने गूगल से सर्च करने को कहा है उसको अच्छे से करना। ठीक है, और अच्छे से अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करते हुए आगे बढ़ना। ओके, और आप जानते ही हैं इन एजेस में 4 स्टेप्स हैं सीढ़ियों के। पहला है क्लास का करना, दूसरा है गूगल से करना जो बताया गया है, तीसरा है एमसीक्यू करना संबंधित एज का, और चौथा उस एमसीक्यू में भी जब कभी लगे कि गूगल की ज़रूरत है किसी भी राइटर या वर्क को लेकर तो वो करना। ठीक है, पर पहला स्टेप अभी क्लास का ही है, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपने चलना है अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। तो आइए दोस्तों, अपनी रोमांटिक एज लेना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रोमांटिक एज के बारे में सबसे पहले हम इस एज की इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इस एज की खास बातें देख लेते हैं कि ये है क्या। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि इसका समय का पीरियड क्या है एंड ऑल, सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसे हर एज की खासियत होती है, तो इस एज की खासियत क्या है। दोस्तों, रोमांटिक एज में जो ये शब्द है रोमांटिक, ठीक है, रोमांटिक का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ सोच, जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एटीट्यूड। ओके, तो जब हम जो फील करते हैं वैसा हम लिख पाएँ, हम जो सोचते हैं उसको लिटरेचर का रूप दे पाएँ, वो खासियत जो है रोमांटिक एज की है। क्योंकि इससे पहले जो भी एजेस हमने की, जो भी लिटरेचर उसमें लिखा, तो उसमें हम कहीं ना कहीं खुद को ना बांध लेते थे कि स्टोरी लाइन ऐसी ही होनी चाहिए, करेक्टराइजेशन ऐसी ही होनी चाहिए, हमने ऐसा ही करना है। पर इस एज में आके एक फ्रीडम हमारे पास आ गई। ठीक है, चीज़ों को लेकर एक जो हमारे अंदर सोच थी उसको सामने रिप्रेजेंट करना हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे खास बात है कि जो रोमांटिक एज होती है उसका मतलब होता है बेसिकली फ्रीडम ऑफ थॉट, कि आपके पास सोच की फ्रीडम है और सोच को रूप देने की भी फ्रीडम है। ठीक है, और इसका जो पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है 1800 से लेकर 1850 तक। ठीक है, क्या टाइम पीरियड है इसका, 1800 से लेकर 1850 तक। तो कितना खूबसूरत कोर्स है ना ये जो हम कर रहे हैं, हर एज को प्रॉपर क्रोनोलॉजिकली सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो एक तो अभी तक मैंने स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर दी है कि कैसे इन एजेस को करना है। दूसरा, अभी मैंने आपको रोमांटिक एज की एक इंट्रोडक्शन दे दी कि इसका समय का पीरियड है 1800 से 1850, और यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट की, फ्रीडम ऑफ सोच की, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव की, ताकि हम बेस्ट दे पाए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये जो रोमांटिक एज है जो 1800 से 1850 तक है, जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ थॉट देखने को मिलती है, अब हम इस एज के कुछ करैक्टरिस्टिक्स लेंगे। ठीक है, अब हम इस एज के जो है लिटरेरी करैक्टरिस्टिक लेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस एज को दोस्तों हम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो उसी वे से अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी लिटरेचर है, जो भी साहित्य इस एज में आया है, उसमें कौन कौन से राइटर्स हैं, उनके कौन कौन से वर्क हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमने करने हैं, हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें, आइए करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लिटरेरी करैक्टरिस्टिक मतलब लिटरेचर हो गया साहित्य, करैक्टरिस्टिक हो गया फीचर। तो एक तो यहाँ पे सबसे पहला मैं कहना चाहती हूँ कि बेसिकली इस समय जो भी लिटरेचर आया है, इस एज में जो भी लिटरेचर आया है, ठीक है,
उस लिटरेचर में आपको पॉलिटिकल टर्मोइल का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिस वजह से काफ़ी रिफॉर्म्स भी आई। ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब है राजनीति उतार चढ़ाव। ओके, तो जब ये एज है, जब ये समय है, उस समय पे कौन कौन से राजनीतिक उतार चढ़ाव रहे, कौन कौन सी समाज में रिफॉर्म्स आई, मतलब लोगों की क्रांति आई, लोगों ने चेंज करने चाहे, तो उस वजह से जो भी प्रभाव पड़ा, मैं हमेशा कहती हूँ जैसा होगा मन वैसा होगा तन, वैसी होगी लेखनी। तो जो भी हम हैं, जो भी हम फील करते हैं, वैसा ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस एज में काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल रहे, राजनीति उतार चढ़ाव रहे, काफ़ी रिफॉर्म्स इस समय आई। तो उनका जो प्रभाव है, उनकी जो चीज़ें हैं, वो हम उस वजह से लिटरेचर आया, वो हम देखेंगे। तो ये बेसिकली 1832 के आसपास की मैं बात करूँगी। तब राजनीति लेवल पे काफ़ी उतार चढ़ाव थे, काफ़ी रिफॉर्म्स अवेलेबल थी, और काफ़ी अच्छा लिटरेचर उस समय निकल के आया है, जो उसी रिफॉर्म, उसी पॉलिटिकल से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं पोइट्री की बात करूं, तो जैसे राइटर्स आपके महान राइटर हैं वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैली, कीट्स, शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ, इन सब की पोइट्री आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं प्रोज की बात करूं, तो स्कॉट, जेन ऑस्टन, लैम्ब, डी क्वेंसी। ठीक है, ये जो आपके हैं स्कॉट, जेन ऑस्टन, लैम्ब, डी क्वेंसी, इन सब का प्रोज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी महान राइटर्स आप इस एज में देखोगे, चाहे मैं पोइट्री की बात करूँ या प्रोज की। और आपको पता ही है ना, अब पोइट्री होती है वर्स और प्रोज क्या होता है ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रोज और वर्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों, स्पेसिफिकली अगर मैं वर्ड्सवर्थ की बात करूं एज अ राइटर, तो आप देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ बेसिकली जो कॉमन थिंग्स हैं उनके हार्ट में देखता था। जो आम आदमी होता है ना, आम आदमी जिन चीज़ों से गुजरता है, उसका दिल क्या कहता है, उसकी सोच क्या कहती है, वर्ड्सवर्थ उसकी बात कहता था। ठीक है, और इवन जो वर्ड्सवर्थ हैं एंड उन्हीं के कंटेम्प्रेरी राइटर हैं कॉलरिज, वो हमारे पहले रिप्रेजेंटेटिव हैं रोमांटिक जीनियस के। ओके, तो जो हम रोमांटिसिज्म की बात करते हैं, इतनी बात करते हैं रोमांटिसिज्म एंड ऑल, उसका सबसे पहला एग्जाम्पल ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ही हैं, क्योंकि उन्होंने महान काम लिखा है, महान तरीके से रोमांटिसिज्म अप्रोच के साथ, जस्ट गो विद द फ्लो अप्रोच के साथ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये एज बेसिकली एज ऑफ पोइट्री है, यानी कि इस एज में आपको काफ़ी पोएट्स और काफ़ी बेहतरीन पोइट्री देखने को मिलेगी। इसमें बेसिकली लेक पोएट्स का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे कॉलरिज, साउदी और वर्ड्सवर्थ राइटर आते हैं। ठीक है, लेक पोएट्स क्या हैं? एक ग्रुप ऑफ पोएट हैं जो स्पेसिफिकली उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें हमारे कॉलरिज, साउदी एंड वर्ड्सवर्थ आते हैं। अभी तक मैंने आपको कैविलियर पोइट्स कराए, स्पेंसरियन पोइट्स कराए, मेटाफिजिकल पोइट्स कराए, है ना। वो सारे क्या थे? वो ग्रुप ऑफ पोइट्स थे, किसी एक जॉनर को बिलोंग कर रहे थे, उनका एक राइटिंग स्टाइल था, जिस वजह से हम उनको जोड़ दिया था। तो वैसे ही कॉलरिज, साउदी और वर्ड्सवर्थ ये हैं लेक पोएट्स। ठीक है, तो ये भी आपने गूगल करना है कि लेक पोएट्स कौन थे, कब आए थे, कौन कौन से राइटर्स इसमें मौजूद हैं, लेक पोएट्स कैसी पोइट्री लिखते थे, उनके क्या फीचर्स हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि इस समय वुमेन को भी पहली बार ऐसा था कि वुमेन को एक जगह मिली थी लिटरेचर में। यानी कि इससे पहले अगर आप ध्यान से देखें, अभी तक आपने जितने भी राइटर देखे हैं सारे मेल हैं, मानेंगे ना। जितने भी हमने राइटर किए, चाहे मेजर या माइनर, सब मेल हैं। पर रोमांटिक एज पहली ऐसी एज थी जिसमें आपको वुमेन भी एज अ राइटर देखने को मिलेंगे, जैसे जेन ऑस्टन है। ठीक है, और सिर्फ देखने को नहीं मिलेंगे, काफ़ी अच्छे एज अ राइटर देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, ये काफ़ी हमारी इमोशनल एज भी थी, मतलब इसमें क्योंकि रोमांटिसिज्म है ना, फ्रीडम ऑफ थॉट है, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ अप्रोच है, तो हम इमोशनली भी इस एज में बहुत फ्री थे। इमोशनली हम बहुत जो थे, हमने उसको एक्सप्रेस किया है, क्योंकि कोई बंधन नहीं था। जो फील किया वो लिखा, तो भर भर के फील किया गया, इमोशंस की ये एज है। और हाँ दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी 1789 में, जिसका बहुत प्रभाव रहा है यूरोप और इसके सभी कंट्रीज़ में। तो वो प्रभाव आपको
उसका आफ्टर इफेक्ट आपको इस एज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रोमांटिक एज है 1800 से 1850 तक। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई है 1789 में। ठीक है, तो वो आ गई है, तो उसके बाद का जो प्रभाव है उससे जो लोगों की सोच बदली है वो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारा पता लग गया ना, ये हम लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं एज के, हमने राइटर्स देखे, वर्क देखे, पर्सपेक्टिव देखे, लिटरेचर यानी कि साहित्य पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है एक नॉवल की नई फॉर्म भी इस समय आई, जिसे हम हॉरर, सुपरनेचुरल या गोथिक नॉवल कह सकते हैं, भूतिया नॉवल। ठीक है, तो अभी तक डोमेस्टिक इश्यूज़ या वैसे रोमांटिक इश्यूज़ पे ही आपको नॉवल देखने को मिले थे, पर रोमांटिक एज में हॉरर, सुपरनेचुरल, गोथिक, भूतिया इस प्रकार के भी नॉवल आए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी मिसिज एने रेडक्लिफ का। ठीक है, इन्होंने रोमांस को बहुत एग्जैजरेट फॉर्म पे लिखा। एग्जरेट यानी कि जैसे कोई होता है जो किसी को रिप्रेजेंट करता है, तो मिसिज एने रेडक्लिफ ये बेसिकली रोमांस को एग्जैजरेट करती है, प्यार को एक अलग ही लेवल तक ये लेके जाती है, क्योंकि एक फ्रीडम है ना, एक सोच में फ्रीडम है। ठीक है, तो ये बेसिकली जेन ऑस्टन wrote in contrast to Annie with a charming description of everyday life। और इसी के तहत मैं जेन ऑस्टन का जिक्र करना चाहूँगी। ठीक है, जिन्होंने हर दिन की डिस्क्रिप्शन दी है बहुत चार्मिंग वे से। जेन ऑस्टन बेसिकली दोस्तों एक फीमेल राइटर हैं, रोमांटिक एज में आई थी, जिस वजह से हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि इस एज में वुमेन राइटर भी निकल के आई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जिक्र है यहाँ पर मिसिज एनी रेडक्लिफ का, जिन्होंने कहीं ना कहीं एग्जैजरेट फॉर्म पे हमारा जो है रोमांस को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 मिनट जुड़े रहिए। ठीक है, एंड जस्ट इमेजिन करिए कि अभी हम घुस चुके हैं किसमें, अभी हम घुस चुके हैं अपने हाँ जी, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताना था मिसिज एने रेडक्लिफ के बारे में। ये जो मिसिज एने रेडक्लिफ है ये बेसिकली नॉवल लिखती थी। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली रोमांस पे ज़्यादा फोकस किया, जबकि मैं जेन ऑस्टन की बात करूँ तो उन्होंने एने के अपोजिट जो एवरीडे लाइफ की रियल हमारे इश्यूज होते हैं उन पे फोकस किया। तो देखो ये दोनों ही फीमेल राइटर हैं, दोनों ही इस एज में आई हैं, एंड दोनों ही कॉन्ट्रास्ट थीम में लिख रही है ना। एने रेडक्लिफ ने रोमांस, प्यार पे फोकस किया, उसको हाईलाइट करके बताया, जबकि जेन ऑस्टन ने जो एवरीडे लाइफ में हमारी चीज़ें होती हैं उसको अपने वर्क में बताया। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने मारिया एजवर्थ है। ठीक है, जिन्होंने हमें इरिश लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से बताया, और आगे चलकर इन्होंने जो वॉल्टर स्कॉट जैसे महान राइटर हैं उनको भी इंस्पायर किया स्कॉटिश रोमांस लिखने के लिए। ठीक है, तो मारिया एजवर्थ भी एक फीमेल राइटर हैं। इन्होंने बेसिकली आयरलैंड की लाइफ के बारे में लिखा था, उनकी थीम्स पे लिखा था, और इसी ने आगे चल के इंस्पायर किया वॉल्टर स्कॉट को कि वो स्कॉटिश रोमांस लिख सकें। ठीक है, तो मारिया एजवर्थ ने आयरलैंड पे लिखा, वॉल्टर स्कॉट ने उसी से इंस्पायर होकर स्कॉटलैंड पे लिखा। ठीक है, और दोनों के ही जो पर्सपेक्टिव हैं वो रोमांटिक थे। तो वॉल्टर स्कॉट जैसे महान राइटर एक फीमेल से इंस्पायर हुए हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ बात है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने एग्जाम्पल है हना मूर का, जो इसी एज के ड्रामाटिस्ट और नॉवलिस्ट थे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो हना मूर कौन है, वो रोमांटिक एज के ड्रामाटिस्ट और नॉवलिस्ट दोनों हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल है जेन पॉटर का, जिन्होंने एक वर्क लिखा मैडम डी आर्बले। ठीक है, जेन पॉटर जिन्होंने लिखा मैडम डी आर्बले। तो जनरली ये वाले नेम आपने नहीं सुने होंगे। हना मूर रोमांटिक एज के ड्रामाटिस्ट और नॉवलिस्ट हैं। जेन पॉटर ने लिखा है मैडम डी आर्बले। ये ना हम एक क्रिस्प लेवल पे, कंबाइन लेवल पे राइटर्स, वर्क और सब चीज़ें इस एज के दिख रहे हैं। और पता है यही नहीं, यही नॉवल, यही पोइट्री नहीं, यही फीमेल राइटर नहीं, इस एज में आपको मैगजीन्स भी देखने को मिलेंगी जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से
लिटरेरी क्रिटिसिज्म दिया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिसमें साहित्य को लेकर क्रिटिसिज्म दिया गया हो, साहित्य को लेकर अच्छा बुरा बताया गया हो। तो कौन कौन है उसमें हमारे सामने एग्जाम्पल है, एडिनबर्ग रिव्यू है जो 1802 में आया था, जिसे एडिट किया था फ्रांसिस जेफरे ने। ठीक है, एडिनबर्ग रिव्यू 1802 में आया है, एडिट किया है फ्रांसिस जेफरे ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है क्वार्टरली रिव्यू जो आया है 1808 में, जिसे एडिट किया है जॉन विल्सन ने। ठीक है, कौन है? क्वार्टरली रिव्यू जो आया है 1808 में, जिसे एडिट किया है जॉन विल्सन ने। और उसके बाद हमारे सामने है ब्लैक वुड्स मैगजीन जो आया है 1830 में, जिसे एडिट किया है जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने। कौन है? ब्लैक वुड मैगजीन, जिसे एडिट किया है जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने, है ना। तो यू कैन सी फीमेल राइटर्स इस एज में आई प्रोमिनेंट, राइट। एंड जो भी वर्क था फुल ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट था, एंड गोथिक नॉवल जैसी चीज़ें इस समय आई, एंड बहुत अच्छे लिटरेरी रिव्यू भी आए। तो काफ़ी कुछ न्यू इस समय आया जो कि ओवरऑल लिटरेचर की ग्रोथ के लिए अच्छा था। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो अभी हमने रोमांटिक एज की है, इसको भी गूगल कर लेना। यही खास बातें होंगी, टाइम पीरियड ये वो, कुछ और फीचर्स भी होंगे, वो भी आपको पता लग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे यहाँ पे हमने वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेली, कीट्स, स्कॉट, जेन ऑस्टन, लैम्प डी क्वेंसी पढ़ा, इनको गूगल कर लेना है। यहाँ पे कॉलरिज को गूगल कर लेना है, लेक पोइट्स को गूगल कर लेना है, फ्रेंच रिवोल्यूशन को गूगल कर लेना है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो आपके गोथिक, सुपर नेचुरल है, हॉरर नॉवल है, इनको गूगल करना है। इनको गूगल करोगे, इसमें जो मेन राइटर्स या मेन वर्क है वो भी आ जाएंगे। मिसिस एनी रेडक्लिफ, जेन ऑस्टन को गूगल करना है। मारिया एजवर्थ, वॉल्टर स्कॉट को गूगल करना है। हना मूर, जेन पॉटन और उनका वर्क मैडम डी आबले गूगल करना है। और ये जो तीनों रिव्यू हैं ये भी गूगल करने हैं। तो यू कैन सी लॉट्स ऑफ राइटर्स, लॉट्स ऑफ मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें आपके सामने आई जो आपने गूगल करनी है। और घबराना नहीं, ये मैंने अभी शॉर्ट क्रिस्प वे में आपको इस एज के एज अ लिटरेरी फीचर्स आपको बताया। ठीक है, आने वाली क्लासेस में ये जो सारे राइटर्स हम देख रहे हैं इन्हें ही हम डिटेल भी करेंगे, तो वहाँ पे फिर से मैं कहूँगी गूगल करो। ठीक है, पर हाँ कुछ राइटर हैं जो अभी मैंने आपको कराए जो वहाँ पर नहीं होंगे। तो फिलहाल जितने भी इन 2 स्लाइड्स में राइटर्स और वर्क या रिव्यू आए हैं या जो भी मैंने कहा, उन सबको अभी ही गूगल करके आप नोट डाउन कर लेना। इसमें से 70 से 80% अभी आगे आएंगे। ठीक है, तो वो वहाँ पे भी गूगल करने को बोलूँगी, बट 20 से 30% नहीं आएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि आगे आने हैं, अभी नहीं छोड़ भी देंगे तो हो जाएगा। कुछ आगे नहीं आने वाले हैं, कुछ यहीं तक सीमित है। ठीक है, तो साथ साथ में कर लेना है। यही खूबसूरती है कि हर लेसन को सीक्वेंस में देखो, हर लेसन में जो कहा गया है उसे अच्छे से करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये हमारी मैंने स्ट्रेटजी भी शेयर कर दी, कैसे एज को करना है। दोबारा रोमांटिक एज की इंट्रोडक्शन भी हो गई, और इस एज के हमने लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, जिसमें बहुत अच्छे से हमने देखा कितनी सारी अच्छी बेहतरीन चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अब दोस्तों आने वाली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और हम एक्सप्लोर करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। ध्यान रखना, अगर दिल से दिल तक पढ़ना है तो मैडम ने जो पढ़ाया उसे भी करना है, और मैडम ने जो आपको गाइड किया, हींग लगे ना फटकरी, गूगल से सर्च करना, उसे भी करना है। अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करो, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। टेक केयर।